गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित 3 नियम पढ़े थे। हुंड का नियम, N+L का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम। तो देखिए, आज अपन परमाणुओं के या तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। तो देखिए, परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बनाए गए ऑफ बो सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए यहां पे ऑफ बो का मतलब है निर्माण करना। यहां ऑफ बो का शाब्दिक अर्थ है निर्माण करना। तो यहां किसके निर्माण की बात हो रही है? परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण। ठीक है, तो यहां अपन ऑफ बो सिद्धांत के द्वारा किसका निर्माण करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। अब देखिए, ऑफ बो सिद्धांत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए 3 नियमों का सहारा लिया जाता है, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़े थे। इस सिद्धांत में 3 नियम आते हैं। हुंड का नियम, N+L का नियम और तीसरा पाउली का नियम। तो इन 3 नियमों की सहायता से अपन निर्माण करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। अब हुंड का नियम कहता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। हुंड कहता है समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर है वो युग्मन प्रारंभ किया जाता है। और N+L का नियम बताता है कि भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाते हैं। N+L के अनुसार भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले उपकोष या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाता है जिसके लिए N+L का मान कम हो। जिसके लिए N+L का मान कम होता है उसकी ऊर्जा कम होती है, और जिसकी ऊर्जा कम होती है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाता है ना। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परिभाषित करना हो तो आप कैसे करोगे? ऑफ बो सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास कहलाता है। तो देखिए, ऑफ बोर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्था, यानी पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, जिसकी ऊर्जा कम होगी, और बाद में इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरकर जो व्यवस्था प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। अब किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, किसकी कम है, इसको किसके आधार पे पता करेंगे, N+L के नियम के आधार पे। और मान लीजिए कहीं पे ऊर्जा समान है, तो समान ऊर्जा आ गई तो वहाँ इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हेल्प लेंगे किसकी, हुंड के नियम की। ठीक है। तो इसीलिए अपन ने कहा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए ऑफ बोर सिद्धांत के अंतर्गत इन नियमों की सहायता ली जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार भरा जाता है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, यानी जिसकी ऊर्जा कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है। तो देखिए, अब ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन अपन को किस प्रकार भरने हैं उसका तरीका देखिए। अपन को पता है एस उपकोष कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो एस उपकोष को आप इस प्रकार लिख लीजिए, तो एस उपकोष को अपन ने लिख लिया 1s से लेकर 8s तक। ठीक है। और इनको थोड़ा थोड़ा गैप देकर लिखना है। थोड़ा थोड़ा गैप देकर रखेंगे इनको। अब जो पी उपकोष है, पी उपकोष स्टार्ट होता है दूसरे कोष से, तो 2s के सामने लिखेंगे 2p को। तो p उपकोष को 2p से स्टार्ट करके 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। तो p को 2p से स्टार्ट करके 7p तक लिख लीजिए। अब d उपकोष है वो स्टार्ट होता है तीसरे कोष से, तो 3p के सामने लिख लेंगे 3d को, 4d, 5d, 6d। ठीक है। तो इस प्रकार d को तीसरे से स्टार्ट करके 6d तक लिख लिया। और अपन को पता है f उपकोष स्टार्ट होता है चौथे कोष से, तो 4d के सामने लिख लेंगे 4f और 5f। ठीक है। इस प्रकार से लिख लीजिए। अब देखिए, अपन इनमें N+L का नियम लगाएंगे, इनमें N+L का नियम लगाएंगे, यानी इनके लिए मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या का योग करेंगे। तो जिसके लिए इनका योग कम आता है उसकी ऊर्जा कम होगी और इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरा जाएगा। तो देखिए, N+L का नियम लगाएंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इनमें किसके अंदर, 1s के अंदर, क्योंकि N+L के नियम से 1s की ऊर्जा सबसे कम आती है, और जिसकी ऊर्जा सबसे कम इलेक्ट्रॉन पहले उसी में। तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा।
अब अपन को पता है एक s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं? 2, क्योंकि एक s में कक्षक कितना होता है? 1 होता है ना। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में। ये किसके आधार पे भेज रहे हैं अपन? n+l के नियम के आधार पे, ठीक है। 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s के बाद 4d में, 4d के बाद 5p में, 5p के बाद 6s में, 6s के बाद 4f में, 4f के बाद 5d में, 5d के बाद 6p में, 6p के बाद 7s में, 7s के बाद 5f में, 5f के बाद 6d में, 6d के बाद 7p में, और 7p के बाद 8s में, ठीक है। तो इस प्रकार अपन n+l का नियम लगाकर इनमें ऊर्जा बढ़ते हैं बढ़ते क्रम में। पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जिसकी ऊर्जा कम है और बाद में उसमें जिसकी ऊर्जा अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना है, कोई भी s हो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि s में एक कक्षक होता है और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी p हो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 बढ़ने हैं, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं p में कक्षक होते हैं 3, इसलिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6। कोई भी d हो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं 10, क्योंकि d में कक्षक होते हैं 5, तो 5 कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10। कोई भी f हो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं 14, 14 से ज़्यादा नहीं, अधिकतम 14, क्योंकि f में कक्षक होते हैं 7, ठीक है। तो 7 कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14, ठीक है। अब ये जो आप व्यवस्था देख रहे हो ये 120 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है। ये जो आप व्यवस्था देख रहे हो यहाँ इस व्यवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 120। देख सकते हो आप s कितने हैं? 8s है, 1s से लेकर 8s तक, है ना। 8s है और एक s में कितने इलेक्ट्रॉन भेज जाते हैं? 2, है ना। तो 8 है तो 2 को 8 से गुणा कर दो, 16। तो ये जितने भी s हैं इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 16। p कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 p है और एक p में 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो 6 × 6 ये हो गए। तो सभी p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 36। अब d कितने हैं? 4 है ना। अब और एक d में इलेक्ट्रॉन भेज जाते हैं अधिकतम 10, तो इन d में हो गए कितने? 40 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और f कितने हैं? 2 है और एक f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों f में हो गए 28 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन सभी में इतने इलेक्ट्रॉन भेजाएंगे और इन सभी का आप टोटल करोगे तो ये 120 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये जो व्यवस्था है वो कितने इलेक्ट्रॉनों की है? 120 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है ये, ठीक है ना। तो अब अपन
परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब देखिए अपन इधर लिख लेंगे परमाणु, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन और इधर बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु होता है और हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है एक, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s1, ठीक है। अब 1s में एक कक्षक होगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो कैसा होगा, अयुग्मित होगा, ठीक है। तो साथ में अपन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी लिख लेंगे, तो हाइड्रोजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा एक, ठीक है। एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो अयुग्मित होता है, तो हाइड्रोजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक। फिर 2 नंबर पे आता है हीलियम। अब हीलियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ठीक है। अब अपन को पता है कोई भी s हो उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, तो दूसरा भी 1s में ही आएगा। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कक्षक के रूप में लिखें, तो 1s के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होंगे एक दूसरे के विपरीत चक्रण में। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, क्या हो गए, युग्मित हो गए ये, तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है ना, ये तो युग्मित हो गए ना, तो हीलियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। अब अपन 3 पे आता है लिथियम। तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 3, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1s में जाएंगे, 1s में अधिकतम कितने, 2। अब s में 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। अब तीसरा 1s के बाद चला जाएगा किसमें, 2s में, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1s में 2 हो गए, ये युग्मित है, 2s में 1। अब 2s में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, अयुग्मित है, तो लिथियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो गई, ठीक है। फिर 4 पे आता है बेरिलियम। अब बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 1s में 2 हो जाएंगे और फिर 2s में 2 हो जाएंगे। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 हो गया। अब इनको कक्षकों के रूप में लिखेंगे, 1s में 2, 2s में 2, ठीक है।
तो ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित है, तो बेरिलियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, है ना। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। फिर 5 पे आता है बोरोन, ठीक है। अब बोरोन में इलेक्ट्रॉन कितने, 5, तो 1s में 2, 2s में 2, 4 हो गए। अब s में 2 से ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, तो 2s के बाद किस में, 2p में जाएगा। तो इसका बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p1, ठीक है। कक्षक के रूप में लिखेंगे 1s में पहला दूसरा, 2s में तीसरा चौथा। अब अपन को पता है कोई भी p उपकोष हो उसमें कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, px py और pz। तो 2p में 3 कक्षक होंगे, 2px 2py 2pz। तो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो आ जाएगा 2px में, है ना। तो बोरोन में 5वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2px में जाएगा और उसका चक्रण होगा ऊपर की तरफ, है ना। देखो पहला इलेक्ट्रॉन ये है 1s में ऊपर की तरफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s में नीचे की तरफ, तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s में ऊपर की तरफ, चौथा इलेक्ट्रॉन 2s में नीचे की तरफ और 5वां इलेक्ट्रॉन है 2px में ऊपर की तरफ। इस प्रकार आपको इन बॉक्सेस वाले सिस्टम से ये पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहां पे है, ठीक है। तो बोरोन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये युग्मित है, ये युग्मित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, है ना। अब देखिए फिर बोरोन के बाद आएगा कार्बन। कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब देखिए कक्षकों में कैसे भरेंगे, 1s में 2, 2s में 2। अब देखो 2p के जो 3 कक्षक हैं इन तीनों की ऊर्जा क्या है, समान है। अब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियमानुसार भरेंगे और हुंड ने कहा था समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ना। तो ये एक हो जाएगा 2px में और दूसरा हो जाएगा 2py में, ठीक है। तो इस प्रकार 2p में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बन में, कार्बन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 2, ठीक है। अब कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7, है ना। अब अपन को पता है किसी भी p में अधिकतम कितने भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 2p में इलेक्ट्रॉन तब तक भरे जाएंगे जब तक कितने इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए, क्योंकि p में कितने कक्षक होते हैं, 3, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब 2p में तीसरा हुंड के नियमानुसार किस में आ जाएगा, 2pz में, है ना, क्योंकि हुंड ने कहा था समान ऊर्जा वालों में सभी में पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ने चाहिए। तो ये इस प्रकार से भर देंगे 2p में 3, एक 2px में, एक 2py में, एक 2pz में। तो नाइट्रोजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। फिर नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है। तो ये
टूपी में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए टूपी में 4 भरेंगे, पहले तीनों में एक एक, तीनों में एक एक हो गए। अब वापस आ जाएगा किसमें? टूपी एक्स में। तो ऑक्सीजन में 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? ऑक्सीजन में 8वां इलेक्ट्रॉन मिलेगा टूपी एक्स में, वो भी नीचे की तरफ चक्रण वाला। ठीक है ना, ये 8वां इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, टूपी एक्स में नीचे की ओर चक्रण वाला। तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 ही है, एक और ये युग्मित हो गए, ये युग्मित हो गए, ये युग्मित हो गए। ये 2 क्या है? अयुग्मित। तो ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने? 9। तो टूपी में कितने हो गए? 5। ठीक है, ये टूपी में 5वां आ जाएगा टूपी वाई में नीचे की तरफ। तो फ्लोरीन का 9वां इलेक्ट्रॉन किस में मिलेगा? टूपी वाई में, वो भी नीचे की तरफ चक्रण वाला। ठीक है, अब फ्लोरीन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यही है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक ही बचा है। फ्लोरीन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया 1। अब फ्लोरीन के बाद आता है नियोन। अब नियोन में इलेक्ट्रॉन 10, तो 10वां इलेक्ट्रॉन टूपी में कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, अब ये 10वां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा टूपी जेड में नीचे की ओर चक्रण वाला। अब नियोन में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, नियोन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। ठीक है, अब देखो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 टूपी 6। टूपी में कितने हो गए? 6 हो गए, यानी टूपी है वो पूरा भर गया। ठीक है, तो ये आपके नियोन तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब फिर नियोन के बाद आएगा सोडियम। तो सोडियम में 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? टूपी पूरा भर गया है ना, तो टूपी पूरा भर गया तो फिर जाएगा 3s में, है ना। तो इस प्रकार अपन आगे के सोडियम के आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बनाएंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, ये आप बनाने की कोशिश करना आगे। ठीक है ना, नियोन तक तो हो गए, अब ऐसे ही सोडियम से आगे की आप घर पे कोशिश करना और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए, ये आने बहुत ज़रूरी है। ठीक है।